हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। और देखिए, जैसे आप सभी को आप पता है कि एफसीआई वॉचमैन हरियाणा वालों का जो भी कैंडिडेट जो हरियाणा एफसीआई वॉचमैन भरे, उनका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुका है। 3 जुलाई 2022 से 22 को उनका संडे को एग्जामिनेशन होना है। तो फिर से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जीके की क्लासेस स्टार्ट करिए। तो जी हाँ, हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और ये पहला क्लास है। और देखिए, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जितने भी भारत में कृषि संस्थान हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें इससे पहले एक मोटिवेशन देख लीजिए। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। जी हाँ, जिन्होंने आपके ऊपर सवाल उठाए होंगे आपके जज्बे के, आपकी पढ़ाई के ऊपर, जी हाँ बिल्कुल, उनको चाप देने का वक्त आ गया है। तो बढ़िया शिद्दत से तैयारी करिए, सिलेक्शन लेके रहिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पुष्प भैया का आप लोग यहाँ पे जो स्टाइल है, जो बोलने का अंदाज़ हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप झुकेगा नहीं कोई, बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करिए। यहाँ पे आर यू रेडी गाइस? ओके, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को स्लैश एंड बर्न भूमि कहा जाता है, बर्न कृषि कहा जाता है? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि आदिम निर्वाह कृषि को क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। ओके, अगला है सेकंड नंबर का है ना, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और औद्योगिक विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी यहाँ पे जो 3 आपको दिए हैं, बांदा कृषि विश्वविद्यालय हो गया, और आपका जीबी पंत हो गया, और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, ये तीनों के तीनों कहाँ सिचुएटेड हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड हैं। ओके, देखिए क्या है, आप लोग जब इसको आराम से पढ़िएगा, है ना, आप खुद से जवाब देने का प्रयास करिएगा। मैं तो क्या है, आपको चूँकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कवर करा रहा हूँ, ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट मत हो और मुझे भी क्लास लेने में आसानी हो, क्योंकि और आगे क्लासेस लेना भी है। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जी हाँ, आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भूमध्य रेखीय कृषि के उच्च भूमि क्षेत्र के लिए किस प्रकार की उपयुक्त है? यहाँ पे एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ के सुना देता हूँ कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के उच्च भूमि क्षेत्र के लिए किस प्रकार की कृषि उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा में अगर आपको ऊंचे पठार वाले भूमि में आपको कृषि करना है, तो वहाँ कौन सी कृषि आपको उपयुक्त होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण करके आप लोग वहाँ पे कृषि जो है अच्छे से कर सकते हैं ना, यानी कि वृक्षारोपण कृषि वहाँ के लिए उपयुक्त है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कृषि ऋण के लिए सर्वोच्च निकाय क्या है? आपको बताना है कि भारत में अगर आपको कृषि के लिए ऋण चाहिए या फिर लोन लेना है, तो उसके लिए सर्वोच्च जो बॉडी है या फिर निकाय है वो कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जिसको आप लोग नाबार्ड बोलते हैं। वो अगर आपको भारत में कृषि के लिए लोन लेना है, तो वो सबसे लोन लेने के लिए, कृषि लोन लेने के लिए सबसे जो है उचित माध्यम होता है या फिर सर्वोच्च निकाय होता है। ओके, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ओके, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। बाकी बहरहाल किसी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट वगैरह होगा तो ज़रूर एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों की खेती महत्वपूर्ण है? आपको एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों की खेती बहुत महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य सागरीय कृषि के लिए जो है कृषि में खट्टे फलों की खेती बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि की विशेषता नहीं है? आप लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे निर्वाह कृषि हो गया, कृषि या फिर कृषि पर आबादी का दबाव हो गया, या फिर मानसून पर निर्भरता, या फिर नकदी फसलों की प्रधानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नकदी फसलों की प्रधानता जो है भारत की कृषि की विशेषता नहीं है। इसके अलावा जो निर्वाह की कृषि हो गई, कृषि पर आबादी का दबाव और मानसून पर निर्भरता, ये क्या है? भारतीय कृषि की विशेषता
होता है या फिर पहचान है। ओके, सो अगला नंबर का क्वेश्चन है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन है। आपको बताना है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जो है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का जो है उप मिशन है। देखिए क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन पढ़ने के बाद आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है आपका व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार नहीं है, यानी कि सघन निर्वाह कृषि। इसके अलावा दूध उत्पादन, अनाज की कृषि और पशुपालन, ये सारे क्या है बिजनेस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, कमर्शियल एग्रीकल्चर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आउटपुट मेथड, यानी कि जो आउटपुट विधि है इसके द्वारा भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कृषि आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि कृषि आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी, यानी कि जो हमारी भारतीय कृषि है वो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। आपको बताना है कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है भारतीय जलवायु। क्योंकि आप सभी को पता है कि अधिकतर जो भारतीय कृषि है वो निर्भर किस पे ऊपर है? मानसून के ऊपर आधारित है भारतीय कृषि। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है कि असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। आपको बताना है कि हम लोग असम के जो जलवायु है उसका वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ लीजिएगा और खुद समझिएगा। देखिए चूंकि टाइमिंग कम है, 15 से 17 दिन ही बाकी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि चिंकू, हारमैटन, सिरोको, ये सभी क्या है स्थानीय पवन का उदाहरण है। और ये क्या है, ये सारे जो है पवन जो है ये स्थानीय पवनों के नाम है। ओके, आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपके जो एग्जाम में हो इनमें से किसी एक को दे दे और उसके बाद पूछ ले, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, है ना, कि ये कौन से दर्रा में पड़ता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा खाली स्थान से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा खाली स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि लिपू लेक दर्रा से होकर गुजरता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को पसंद आए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना भूभाग का आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना भूभाग खाली स्थान का हिस्सा है। आपको बताना है कि आई होप आप सबने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो गोंडवाना लैंड की भूमि है वो भारत का सबसे पुराना भूभाग का हिस्सा है। ओके, सो अगला नंबर का क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। आपको बताना है कि मिजोरम के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि मिजोरम से लगा हुआ या फिर मिजोरम के पड़ोसी राज्य हैं त्रिपुरा, असम और मणिपुर, है ना। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, या फिर आप इसको टाइम करके भी याद रख सकते हैं। टी से हो जाता है आपका
त्रिपुरा, अ से हो जाता है असम और एम से हो जाता है आपका मणिपुर। तो इस तरह से टाइम करके आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 6th के एनसीईआरटी में ये सारा चीज़ दिया गया है। ज्योग्राफी में आई होप आप सबने पढ़ा होगा तो याद ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि तिब्बती पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आपको बताना है कि ये किस देश में स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को चीन की दुख के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है, या फिर इस क्वेश्चन को और इस प्रकार से पूछा जाता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो होंग नदी है उसको होंगो नदी है उसको क्या कहा जाता है? चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है, या फिर चीन के दुख के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जब भी बारिश आती है तो ये इतना तबाही लाती है कि वहाँ बहुत बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर देती है। और बाढ़ किस प्रकार से आता है आई होप आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे दिखाया जाता है ना बारीकी से कि डिज़ास्टर जब भी आता है, बाढ़ जब भी आती है तो किस प्रकार से तबाही मचा के जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने खाली स्थान में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री वगैरह से देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने खाली स्थान में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1930 मतलब 1939, 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि चक्रवर्ती गोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? जी हाँ, देखिए मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं, अब यहाँ से थोड़ा हिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन बस देखना है और आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ओके, अगला नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की थी? आपको बताना है कि जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने, है ना, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस किताब की रचना करी है। अगला नंबर का सवाल है कि बारडोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको बताना है कि बारडोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 1928 में बारडोली का किसान आंदोलन हुआ था। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक राजनीतिक सफलता को किससे चिन्हित किया गया है? आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक राजनीतिक सफलता को किस रूप से चिन्हित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जब भारत में प्लासी की लड़ाई हुई थी तभी अंग्रेजी हुकूमत ने अपना जो है सत्ता यहाँ पे भारत में स्थापित किया था, पूरे कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि भारत में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का लड़ाई कब कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला नंबर का सवाल है कि वेदों की ओर लौटो मतलब वेदों की ओर लौट चलो ये नारा किसने दिया था? हालांकि उसमें कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो, ये आपको बताना है कि ये नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर आई होप आप सबने दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ये जो है ना, ये जो आपका कोटेशन है इन्होंने ही दिया था। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिक्के ढाले जाते हैं? आपको बताना है कि यहाँ पे भारत के किस स्थान पर सिक्के जो है मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे इनमें से अगर आपने सोचा होगा पुणे सोचा होगा तो आपने बिल्कुल गलत सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आंसर दिए हैं वो बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सस्पेंसियस रहने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हो सके तो गूगल का सहारा लीजिए, अगर आपको याद है तो तुरंत राइट डाउन ज़रूर कर दीजिएगा। अगला नंबर का सवाल है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति, है ना, आपको बताना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति
नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक गवर्नर। ओके, जो अभी आरबीआई मतलब जो अभी है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो क्या है? आरबीआई के जो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं। आपको बताना है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है और उसके बाद उनके अध्यक्ष कौन है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के मंत्रियों को, है ना, राज्य सरकार के मंत्रियों को खाली स्थान द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। आपको बताना है कि राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं वो कि उनको किसके द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि गवर्नर जो है राज्य सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाती है। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस, है ना, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस जो केंद्र सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, यहाँ पे एक बार फिर से आपको सुना देता हूँ। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो केरल राज्य है उसका जो न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है वो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। अगला नंबर का सवाल है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने ग्राम स्वराज की प्रणाली स्थापना की थी? ग्राम स्वराज प्रणाली की स्थापना की थी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ग्राम स्वराज की प्रणाली जो है स्थापित करी है। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको बताना है कि भारत में जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको उनको किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें, आप लोग का एग्जामिनेशन के लिए टाइम बहुत कम है तो थोड़ा वीडियो कंटेंट लंबा बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। आपको बताना है। अगला सवाल है कि भारत में संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। देखिए, नागरिक संहिता अभी काफ़ी ट्रेंड में रहा है क्योंकि है ना, बीते कुछ महीनों में, तो आपको इसको बताना है क्योंकि समान नागरिक संहिता के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते भी हैं। तो आपको बताना है कि भारत में नागरिक संहिता को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 44वां जो है भारत में समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। अगला नंबर का सवाल है कि वर्तमान में समवर्ती सूची कितने विषय हैं? आपको बताना है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि वर्तमान में समवर्ती सूची में है ना, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यपाल को विवेक शक्ति प्रदान करता है? जी हाँ, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के मतलब जो राज्यपाल होते हैं उनको विवेक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 163वां, यानी कि आर्टिकल 163 जो है जो भारतीय संविधान के मतलब जो राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उनको विवेक की शक्ति प्रदान करता है भारतीय संविधान। ओके, सो यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? अब देखिए भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है क्योंकि तो सिक्स में ही दिया जाता है कि हमारे जो जल थल तीनों सेनाओं का प्रमुख लीडर कौन होता है, कमांडर कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे तीनों सेना, चाहे वो जल थल वायु, तीनों सेना का प्रमुख होता है। अगला नंबर का सवाल है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता फ्रांस की मीना साल्विनी का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वह एक आपको बताना है कि वह कौन थी, है ना, वह एक प्रसिद्ध खालिस्तान थी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
कथकली नर्तकी, यानी कि वो कथकली डांसर थी, है ना, कथकली डांसर थी। आपको इस चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है कि जनवरी 2022 में जारी पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? आपको बताना है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये आपको बताना बनता भी है। और अभी आप सभी को पता होगा कि भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अभी है ना, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव, चाहे आपका योजना हो गया, स्कीम्स हो गई, या फिर और वेरियस चीज़ें अभी कराई जा रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बुक के बारे में आपको जानना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो बुक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर हैं। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? अब देखिए भाई, ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 128 व्यक्तियों को, है ना, 2022 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। से समाप्त हो जाते हैं। आई होप जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट्स वगैरह होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा यार, तो प्लीज़, अगर 1% भी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।